औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप लोग देख रहे हैं सी साइंस इंस्टीट्यूट्स का चैनल और मेरा नाम है जी वकास। बहुत सी देर के बाद मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। इसके पीछे बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं, मैं वो अब सारे डिटेल में तो आपको नहीं बता सकता, मसरूफियात थी कुछ, तो इतना कहूँगा कि माज़रत वीडियो अपलोड नहीं हो सकी, आपको बहुत ज़्यादा इंतज़ार कराना पड़ा, तो आप सबको दिल से मैं माज़रत करता हूँ जी। तो मसरूफियात थी कुछ कॉलेज की भी और कुछ रूटीन लाइफ में वापस आने के लिए भी थोड़ा वक्त चाहिए होता है, जिस सिचुएशन से मैं गुज़रा हूँ। तो एक तो ये प्रॉब्लम थी, तो इसलिए वीडियो अपलोड नहीं कर सका। ठीक है जी, उसके लिए माज़रत, अगेन माज़रत। ठीक है जी, आप लोगों के साथ, क्योंकि ये चैनल आप लोगों की वजह से ही ग्रो कर रहा है, तो आप लोगों के साथ बिल्कुल कांटेक्ट मेरा कम है, इस वजह से अब मैं आपको ये कोशिश करूँगा कि बाकायदगी से वीडियोस अपलोड करूँ। अभी भी मेरी आज तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन मैंने कहा नहीं, बहुत हो गया, अब साथ साथ कुछ कोशिश करनी चाहिए। अच्छा जी, आज की जो वीडियो है वो बेसिकली स्टूडेंट्स के लिए बड़ी फ़ायदेमंद साबित होगी, और अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और सब्सक्राइब करने के साथ नोटिफिकेशन आइकन को भी क्लिक कर लें, ताकि मैं वीडियो जब अपलोड करता हूँ, वैसे तो मैं बड़ी काम कर रहा हूँ, लेकिन अब जब अपलोड करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिले, तभी आप वो वीडियो देख सकें। और आगे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा अगर ये वीडियो आपको पसंद आए। ठीक है जी, अगर आपको पसंद नहीं आती तो कोई आपके ऊपर ज़बरदस्ती कोई नहीं है कि जी आप लाजमी लाइक करें या सब्सक्राइब करें। अगर आपको कंटेंट पसंद आता है तो आप लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। ठीक है जी। अच्छा जी, आज की जो वीडियो है वो मैंने कहा जिस तरह के स्टूडेंट्स के लिए है, और स्टूडेंट्स का पता है आपको कि अभी पेपर आने लगे हैं, और पेपर के अंदर MCQs पेपर भी होता है और बड़ा अहम होता है, जो कि स्टूडेंट्स को अहम नहीं समझते, और हर सब्जेक्ट के अंदर MCQs का कुछ हिस्सा रखा जाता है बोर्ड्स के एग्ज़ाम्स में भी, और पाकिस्तान के अंदर भी देख लें, बाहर ममालिक भी देख लें, MCQs बेस अब बहुत से टेस्ट होने लगे हैं। और चाहे आप जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, चाहे आप यूनिवर्सिटीज़ की एंट्रीज टेस्ट के लिए अप्लाई करते हैं, तो MCQs का हिस्सा लाजमी होता है, मतलब होते ही अब MCQs बेस पर ही है। और MCQs जब हल करते हैं तो बहुत से स्टूडेंट्स जो होते हैं उनके लिए एक ये कह सकते हैं कि कुछ ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जिन क्वेश्चंस के अंदर उनको कन्फ्यूजन होती है। अब उस कन्फ्यूजन को हम सादा ज़बान में कहते हैं कि हम तुक्का लगाते हैं। ठीक है जी, तो उस तुक्का लगाने का क्या तरीक़ाकार होता है पाकिस्तानियों का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, 1 2 3 4 4 3 2 1, जिस पे क्लिक हो गया ओके। ठीक है जी, जहाँ पे उंगली रुकती है वहाँ पे ये आंसर ही होगा, लेकिन ये आंसर सही है या नहीं ये उसको भी नहीं पता, तुक्के पे लग गया, ये इसको तुक्का पाकिस्तानी स्टूडेंट समझते हैं। लेकिन मैंने जो इन्फॉर्मेशन कुछ जगह से सीखी, और जहाँ से इन्फॉर्मेशन मैंने फिर उसको प्रैक्टिकल ख़ुद भी इम्प्लीमेंट किया, स्टूडेंट्स को भी कराया था, तो उससे बेनिफिट मिला, तो मैंने कहा कि वो आप लोगों के साथ दोबारा डिस्कस कर लें। मैं चैनल के ऊपर मेरे ख्याल में वो कम ही डिस्कस की है। उसके लिए देखें, आपके सामने 3 क्वेश्चंस होते हैं। एक क्वेश्चन जो आपको आते होते हैं, एक जो क्वेश्चंस आपको नहीं आते, और एक ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनमें आपको कन्फ्यूजन होती है। अब जो सवाल जिसके अंदर कन्फ्यूजन होती है ना, वहीं पे आपका तुक्के का प्रोसीजर आता है। यार इस बात है, जो आपको आते हैं वहाँ पे तो तुक्का लगाने की ज़रूरत नहीं है, जो आपको नहीं आते वहाँ पे भी आप ज़्यादातर वो आप करते ही नहीं है, लेकिन वो वहाँ पे भी मतलब आप क्या लेंगे, कुछ % होती हैं जहाँ पे आपको नहीं आते, वहाँ पे भी तुक्का लगाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे सवाल होते हैं जिसमें आपको कन्फ्यूजन होती है। सॉरी। तो उस कन्फ्यूजन को ख़त्म करने के लिए, उस तुक्के को किस तरह एक प्रॉपर तरीक़ाकार के मुताबिक अगर आंसर के करीब जाना हो तो क्या तरीक़ाकार होंगे, वो आज आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। पहला, ये जो मैंने सारे आगे जो मेथड्स लिखे हैं ना, ये आपके इस थर्ड वाले कन्फ्यूजन जो क्वेश्चंस जिनमें आती है, जहाँ आप तुक्का लगाना चाहते हैं, ये उनके बारे में। अब तुक्का लगाने के लिए पहला मेथड आता है बेस्ट एलिमिनेशन मेथड। आंखें बंद करके तुक्का नहीं लगाना, ठीक है जी, एक तरीक़ाकार होता है, मैं आपको वो समझाने लगा हूँ। बेस्ट एलिमिनेशन मेथड, देखें एलिमिनेशन मेथड से मुराद कि आपको कुछ ऐसे MCQs दिए जाते हैं, क्वेश्चंस दिए जाते हैं, जिनके अंदर होता है ऑप्शंस ऑल ऑफ द अबव और नन ऑफ द अबव। ये आप लोगों ने बिल्कुल नोट किया होगा
कि कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनके अंदर आपको ये दो ऑप्शंस दी जाती हैं। उन क्वेश्चंस के अंदर कोई ना कोई एक ऑप्शन के अंदर लिखा होता है ऑल ऑफ द अबव एंड नन ऑफ द अबव। तो अकॉर्डिंग टू साइंटिफिक रिसर्च और इसके ऊपर जो डिटेल स्टडी हुई है उसके मुताबिक ये जो पेपर जिसके अंदर ऐसे क्वेश्चंस जिसमें ऑल ऑफ द अबव की ऑप्शन दी जाती है वो 70% ठीक होते हैं। 70% ठीक होते हैं, जबकि नन ऑफ द अबव जहाँ ऑप्शंस दी जाएं वहाँ पे बहुत ही कम, मतलब 10% चांस होता है कि उन 4 ऑप्शंस में से वो आंसर ठीक हो। ठीक है, तो आपको यहाँ पे पहला एक तरीकाकार मिल गया कि अगर किसी क्वेश्चन के अंदर आपको कोई कन्फ्यूजन है और वहाँ पे ये ऑप्शन आ जाती है नन ऑफ द अबव, तो आप उसके ऊपर आंख बंद करके टिक लगा दे, क्योंकि 70% चांस रिसर्च के मुताबिक ये कहा जाता है कि नन ऑफ द अबव वाला ही आंसर ठीक होता है। ठीक, सॉरी ऑल ऑफ द अबव, सॉरी ऑल ऑफ द अबव, और नन ऑफ द अबव जो होता है ये 10% ही ठीक होता है। मतलब इस पे चांसेस ये जिस सवाल में हो ऑप्शन वहाँ पे नन ऑफ द अबव के ऊपर टिक नहीं लगाना। दूसरा जी एक्सट्रीम वैल्यूज़। अब एक्सट्रीम वैल्यूज़ क्या होती हैं? मिसाल के तौर पे आपको एक एग्जांपल से मैं समझाता हूँ कि कुछ ऑप्शंस आपको दी गई हैं 20, 30, 40 और 90। ABCD 4 ऑप्शंस आपको दी गई हैं। कोई क्वेश्चन है उसके अंदर आपको ये इसका आंसर निकालना है। अब देखें 20, 30 और 40 इन तीनों में 10-10 का गैप है, 10-10 का डिफरेंस है, लेकिन एक ऑप्शन है 90 जिसका अगर डिफरेंस देखें 40 के तो 50 का डिफरेंस है। तो यहाँ से एक अंदाज़ा होता है कि इन तीन के दरमियान 10 का डिफरेंस है और इसके दरमियान 50 का डिफरेंस है। तो मतलब इस आंसर को जो लास्ट ऑप्शन है आपकी डी, ये आपका आंसर नहीं हो सकता। यहाँ से हम इस वैल्यूज़ को निकाल देते हैं। ठीक है जी, इस एक्सट्रीम वैल्यूज़ होती है जो हमारे इस सवाल के करीब करीब तक भी नहीं जाती, तो वो यही वैल्यू है, क्योंकि हमें यहाँ से अंदाज़ा लगा लिया है कि पहली, दूसरी और तीसरी ऑप्शन है इसके अंदर 10-10 का गैप है, जबकि लास्ट वाली जो ऑप्शन है इसके अंदर 50 का डिफरेंस है। तो ये वाला ऑप्शन हमने ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, मतलब हम इसको अपनी कन्फ्यूजन अगर है हमें, तो इस कन्फ्यूजन को सॉल्व करने के लिए हम इसको साइड पे कर देंगे। अब इन तीनों में से आपके लिए आंसर निकालना आसान हो जाएगा। तो एक मेथड ये है, ठीक है, आंखें बंद करके तुक्का नहीं लगाना। फिर एक और टेक्निक इस तरह भी हो सकती है कि आपको इस तरह की ऑप्शंस दी जाएं कि उन ऑप्शंस के अंदर आपके आंसर्स मिलते जुलते हों। मिसाल के तौर पे पहली एग्जांपल है जिसमें आंसर ऑप्शन है 5, बी है 10, सी है -3 और फिर डी है ऑप्शन -5। अब देखें यहाँ पे 5 और -5 सिर्फ एक सिंबल का ही फ़र्क है, लेकिन आंसर वैल्यूज़ एक जैसी हैं, जबकि 10 और -3 डिफरेंट है। तो यहाँ से आपको अंदाज़ा लगा लें कि इसके अंदर 10 और -3 तो आंसर नहीं होगा। आंसर पहले 5 या -5 में से होगा, क्योंकि ये आंसर सेम है, मिलते जुलते हैं, सिर्फ सिग्नेचर का फ़र्क है। तो आपके लिए कैलकुलेट करना आसान हो जाएगा। आप इतना तो नहीं कि आपको बिल्कुल ही तुक्का ऐसे लगा लेना, यहाँ पे आप थोड़ी सी कैलकुलेशन तो कर लेनी है, आसानी होगी कि ये दो डिफरेंट वैल्यूज़ हैं, ये सेम है, तो इन दोनों में से कोई एक आंसर होगा। इस तरह एक और एग्जांपल आपके सामने, साइंस स्क्वायर थीटा, दूसरा जी साइंस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, फिर कॉस स्क्वायर थीटा और फिर माइनस साइंस स्क्वायर थीटा। अब देखिए यहाँ पे पहले साइंस स्क्वायर थीटा है, आखिरी वाला भी माइनस साइंस स्क्वायर थीटा है, तो दरमियान में कॉस स्क्वायर थीटा, साइंस स्क्वायर, कॉस स्क्वायर थीटा डिफरेंट है, तो ये आंसर दोनों नहीं होंगे। तो आपका साइंस स्क्वायर या माइनस साइंस स्क्वायर थीटा में से कोई आंसर होगा। ठीक है जी, ये आपका एक और मेथड जिसे हम कह सकते हैं सिमिलर आंसर टेक्निक, ट्रिक है, इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। फिर आ जाता है जी क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें आ जाता है बेसिकली ब्रेन सिग्नल टेक्निक। अब ये जो क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं 4 वाले पॉइंट के साथ, ब्रेन सिग्नल टेक्निक इसके अंदर आप यूज़ करें। ये बेसिकली थ्योरी सब्जेक्ट्स के लिए होता है। देखें, कुछ आपके लिए आपके ऐसे क्वेश्चंस आपको दिए जाते हैं जिसके अंदर आप कहते हैं शायद ये मैंने कहीं देखा था आंसर, ये मैंने शायद कहीं पढ़ा था, लेकिन अब मेरे जहन में नहीं आ रहा। इन ऑप्शंस में से ये शायद मैंने किसी ऐसे क्वेश्चन या किसी ऐसे पैराग्राफ में ये लफ्ज़ पढ़ा था, लेकिन मेरे अभी माइंड में नहीं आ रहा। तो इसके लिए क्या करें, आप
ऐसा करें कि आप आंसर्स के ऊपर ना जाएं, ऑप्शंस के ऊपर ना जाएं, पहले उस क्वेश्चन को पढ़ें और फिर आप अपने माइंड जो है, सिग्नल जो है, उसको रिफ्रेश करें। कैसे? आप ये देखें कि मैंने ये जो क्वेश्चन आया हुआ है ये किस चैप्टर में पढ़ा था, फिर ठीक है उस चैप्टर के अंदर हमने किस टॉपिक में ये पढ़ा था, उस टॉपिक में कौन सा अहम पॉइंट था, उसके करीब करीब तो नहीं है, तो वहाँ से आपको ये, आप जब अगर आपने ये पहले पढ़ा होगा तो जब आप ये दोबारा रिकॉल करेंगे ना, रिकॉल ये जब करेंगे इस तरह की, जी किस चैप्टर में मैंने पढ़ा था, फिर किस टॉपिक में था, फिर किस पैराग्राफ में, ये इस तरह, तो वो आपने अगर पहले पढ़ा तो वो आपके ब्रेन के अंदर जो न्यूरॉन्स होंगे वो चीज़ पहले वहाँ सेव होगी, तो वो वहाँ जाके टैली हो जाएगी। जब टैली होगी तो आपको वहाँ वो चीज़ याद आ जाएगी, ठीक है। लेकिन फ़र्ज़ करते हैं, अज्यूम करते हैं कि वो आपको आंसर वो रिकॉल करने पे भी नहीं आया, तो हमारे पास तो वक्त बहुत कम है, तो हम रिकॉल करते रहे तो हमारा तो वक्त ज़ाया हो जाएगा। फिर क्या करें? फिर उसका हाल ये कि इसको भी छोड़ दें। मतलब ये नहीं कि आप आंसर वहाँ पे लिखे ही नहीं, आप मतलब उसको अभी अटैम्प्ट ना करें, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले जाएं। जब आप अटैम्प्ट करते जाएंगे तो वो आपको माइंड में वो आ जाएगा, वो आंसर आ जाएगा, और फिर आप बाद में निशान लगा लीजिए। मैंने खुद प्रैक्टिकल ये इम्प्लीमेंट किया हुआ है कि मुझे कुछ क्वेश्चंस जब मैं जॉब के लिए अप्लाई करता था तो वहाँ पे मुझे ये नहीं आते थे तो मैं स्किप करता था, लेकिन जब मैं अगले सवाल पे जाता था तो मुझे वो वाला पिछली ऑप्शन याद आ जाती थी। तो ये बड़ा एक अहम ब्रेन सिग्नल टेक्निक है। लेकिन वही थ्योरी वाले जितने सब्जेक्ट्स हैं, प्रैक्टिकल वाले नहीं, थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स जो हैं जिसके अंदर थ्योरी होती है, उनके लिए ये ट्रिक बड़ी फ़ायदेमंद साबित होती है। अच्छा जी, बी एंड सी ऑप्शन स्ट्रेटजी भी होती है। इसके अंदर भी कुछ ऐसे क्वेश्चंस आपको दिए जाते हैं जिसके अंदर बी एंड सी वाली ऑप्शन भी होती है। मिसाल के तौर पे ए के अंदर और आंसर है, बी के अंदर और आंसर है, सी के अंदर लिख देते हैं बी एंड सी। सी वाली ऑप्शन के अंदर ज़्यादातर लिखा होता है बी एंड सी, या बी वाली ऑप्शन के अंदर लिखा होता है बी एंड सी, इस तरह करके, और डी के अंदर और ऑप्शन होती है। अब इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं इसके अंदर ज़्यादातर कहते हैं 70% बी एंड सी ऑप्शन ही ठीक होती है। अब स्टूडेंट के जहन में ये सवाल आता है, सर ये ए और डी वाला क्यों नहीं, बी एंड सी ही क्यों? वो इसलिए कि टीचर्स को पता होता है कि ये सवाल अगर इस तरह घुमा फिरा के नहीं देंगे, सीधा सीधा उठा के ए में दे देंगे, तो ये स्टूडेंट पहले ही ज़्यादातर निशान लगाते हैं, तो वो ए पे टिक लगा देगा या ए को इनसर्कल कर देगा, तो इसलिए वो ए में आंसर नहीं रखते। फिर बात जेन में आती है कि फिर डी में क्यों नहीं होगा, डी में भी तो रख सकते हैं। डी में भी इसलिए टीचर नहीं रखते कि पहले वो ए के ऊपर कैलकुलेशन करें, फिर बी सी को करते करते वो डी तक इनका टाइम ना ज़ाया हो, तो इसलिए वो ज़्यादा डी में भी वो आंसर नहीं रखते, तो फिर वो दरमियान में रखते हैं। अब उस दरमियान के अंदर बी एंड सी ऑप्शन आती है। तो मैक्सिमम सर्च के मुताबिक, ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, मुख्तलिफ जगह से मैंने भी मालूमात हासिल की हैं, तो उसके मुताबिक ये रिसर्च की गई 70% बी एंड सी ही ऑप्शन आंसर दुरुस्त होता है। ठीक है जी, तो ये थे कुछ आप लोगों के साथ मैंने ये टॉपिक डिस्कस करना बहुत ज़रूरी समझता था कि आपके साथ शेयर करना चाहिए, क्योंकि स्टूडेंट्स के लिए अभी आगे बोर्ड के एग्ज़ाम्स भी आ रहे हैं। आप क्या करें, आपके जितने सब्जेक्ट्स के पास्ट पेपर्स हैं, ये वाली टेक्निक अगर आप उस टॉपिक को पढ़े बगैर, या आपने सिर्फ आपने स्टडी किया हुआ है, तो आपने तैयारी किए बगैर सिर्फ स्टडी किया हुआ है, तो उसको आप ज़रा इन सारी टेक्निक्स को उन पे इम्प्लीमेंट करें, तो आप देखें कि क्या वहाँ पे इस तरह की कोई टेक्निक इम्प्लीमेंट हुई हुई है या आपको कोई उससे फ़ायदा साहब मिल रहा है। क्योंकि देखें, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना, आपको ये टेक्निक्स आपके जहन में नहीं बैठेंगी या आपको नहीं समझ आएंगी। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी, और फिर आपको MCQs अटैम्प्ट करना आपके लिए आसान हो जाएंगे। MCQs हर सब्जेक्ट के अंदर बड़े एक अहम होते हैं, और इनसे नंबर लेना आपके लिए बहुत आसान है, बहुत आसान तरीक़ाकार आपको बता दिए। पहली बात है, आपकी तैयारी होती है, आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी। लेकिन अगर आपको फिर भी कन्फ्यूजन होती है तो आपको टेक्निक्स बता दिए, इसको आप प्रॉपरली इम्प्लीमेंट करें, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको इसमें कामयाबी देगा। और मेरी दुआ है कि आप सब लोग, जितने भी स्टूडेंट्स अभी पढ़ रहे हैं और इनके पेपर्स होने वाले हैं, चाहे वो मैट्रिक के हैं, चाहे वो फर्स्ट ईयर के हैं, चाहे वो सेकंड ईयर के हैं, अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे। मेरी दुआएं आपके साथ हैं। अल्लाह ताला आप सबको अच्छी जगह पे कोई पढ़ने के बाद जॉब हासिल करने में अल्लाह ताला आपकी हेल्प करे।
अगर आपकी नीयत अच्छी है तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको कामयाबी की रास्ते पे भी आपको आसानी से कामयाबियाँ देगा और आगे भी पढ़ने में आपको बेनिफिट मिलेगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको नई चीज़, नई इन्फॉर्मेशन इंशाल्लाह जल्द प्रोवाइड करूँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।